गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आज हम लोग करेंगे इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट हर रोज की तरह। और आज इंडियन मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश की है। क्या फैक्टर रहे, तो चलिए मार्केट परफॉर्मेंस से पहले जो इंटरनेशनल डाटा आया है, मैंने कल भी आपको बोला था कि जो इंटरनेशनल डाटा है ना, उस डाटा के बेस के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, फिर इंडियन मार्केट के ऊपर पहुंचेंगे। तो चलिए, यूएस फिलाडेल्फिया फेड जो उनका फेडरल रिजर्व है, उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जिसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, 3 बुल्स इंपॉर्टेंस, एक बुल्स होगा तो लो इंपॉर्टेंस है, 2 होंगे तो मीडियम है, 3 है तो हाई इंपॉर्टेंस है। इसको हमेशा नोट करिएगा आप, बहुत हाई इंपॉर्टेंस है इसकी। तो यहाँ का फोरकास्ट था 19.4 आने का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का। ये देखिए, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे ये है पीएमआई और पीपीआई। मैंने हमेशा इन दोनों इंडिसेस को, पीपीआई और पीएमआई का वीलॉग्स मैंने बना के रखे हुए हैं। आप जाइए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के हमारे चैनल के ऊपर, वहां पे आपको सामने दिख जाएगा, ये दोनों वीलॉग हमारे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी हम ये लिंक डालेंगे, दोनों लिंक, पीपीआई और पीएमआई का। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि अब जो है Q3 की अर्निंग वो तो खत्म हो चुकी है। इंटरनेशनल जो फैक्टर है वही इंडियन स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये दोनों वीडियो आप जरूर जाके देखिए। अब मैं वापस लेके आता हूं आपको, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आया है फिलाडेल्फिया का। इस इंडेक्स पहले ये था 44, अभी फोरकास्ट था कि 19.4 आएगा। ये हाई आना चाहिए, उतना ही अच्छा रहता है, लेकिन अभी ये आया है 18.1, मीनिंग जो जनवरी मंथ है ना, जनवरी मंथ, उसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल की है यूएस में। आजकल जो वहाँ पे टेंट्रम चला हुआ है ना, टैरिफ का, ट्रेड वॉर का, पीस चला हुआ है कई जगह, बहुत कुछ एक साथ हो रहा है यूएस में। तो क्या हो रहा है ना, एक तरह से ट्रेमर, ग्लोबल ट्रेमर चारों तरफ हो रहा है। इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने FOMC के जो मिनट्स मैंने प्रॉमिस किया था, इसका वीडियो हमने आज मॉर्निंग में आपको पोस्ट कर दिया हुआ है, अपलोड कर हमने मॉर्निंग में ही किया है आज। उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है कि डोनाल्ड जे ट्रंप की पॉलिसीज क्या है, फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज क्या है, और कहाँ वो एक दूसरे से टकरा रही हैं और कहाँ नुकसान हो रहा है, उसको बहुत ध्यान से देखिए। तो ये देखिए, ये इंडेक्स भी नीचे आ गया है। तो ये रेटोरिक है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है। वो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, आज दोबारा बता देता हूँ आपको। 1 घंटे का $20 के करीब, तो 1700 रुपए के करीब, 1700 रुपये पर आवर का खर्चा आएगा यूएस में एक सिंपल वर्कर को। इंडिया में यही वर्कर 500 से 800 रुपए में कर देगा, चाइना में वो 200 से 300 रुपए में कर देगा। तो कहाँ सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग होगी? ऑब्वियसली चाइना में, फिर इंडिया में। तो आप करवा लो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग, उसको खरीदेगा कौन? वो इतनी महंगी होगी पूरी दुनिया में। और ट्रंप साहब है, वो तो सुनते ही नहीं ना किसी की। तो चलो, उनका तो आएगा या कहीं ना कहीं जिक्र, क्योंकि आजकल कोई भी वीलॉग अधूरा, मतलब अधूरा ही है उनको डिस्कस किए बिना। तो ये जो फिगर है, ये इसका इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव। नेस्डेक के ऊपर भी नेगेटिव पड़ा, यूएस मार्केट ने भी नेगेटिवली रिएक्ट किया। इनिशियल जॉबलेस क्लेम, ये 214 के थी, 215 के 2,15,000, और इसका क्या मतलब हुआ? 2,15,000 आ गई 2,19,000। ये गुड न्यूज है किसके लिए? गुड न्यूज फॉर इंडिया। अब आप बोलेंगे सर कि गुड न्यूज इंडिया के लिए कैसे हुई? ये इंडिया के लिए गुड न्यूज इस तरह से है, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। इंडिया के लिए गुड न्यूज ऐसी हुई, जो जॉबलेस का जो क्लेम है, जॉबलेस के जो क्लेम है, वो देखिए आप यहाँ पे 219 है ना, आने कितने थे? 215, मतलब इंक्रीज हुए। तो वहां पे बेरोजगारी बढ़ रही है, जॉबलेस का वहां पे भत्ता मिलता है लोगों को, एक जॉबलेस के क्लेम करते हैं वो लोग, और भारत में भी मिलना चाहिए, जो मिलता नहीं है, जो बेरोजगार लोग हैं।
तो मीनिंग वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई है, हाई इंटरेस्ट रेट है, तो जॉब जो है जॉबलेसनेस वहाँ पे बढ़ रही है। तो जो फेड है, फेड को इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा क्योंकि दो के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है ना, राइजिंग इकोनॉमी एंड राइजिंग इन्फ्लेशन। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज होती है हमेशा ही, इस बैलेंस को बनाना है फेडरल रिजर्व को। और ये डाटा बोल रहा है कि आपको इंटरेस्ट रेट को कम करना है। अब हम देखेंगे इन्फ्लेशन का डाटा कैसा आता है, क्योंकि बेरोजगारी कम से, जब इकोनॉमी बहुत अच्छी करती है तो जो कैपिटलिस्टिक कंट्रीज हैं वहाँ पे बेरोजगारी लगभग ना के बराबर होती है, लेकिन ये नंबर तो बढ़ गया। तो ये पॉजिटिव है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करने की एक संभावना बढ़ी है 25 बेसिक पॉइंट्स। तो ये कम से कम 10 अलग अलग डाटा होते हैं, हर रोज मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। उन सब डाटा को हम जोड़ेंगे और हमको पता चल जाएगा कि एफओएमसी क्या करने वाला है। सिटी की एक रिपोर्ट आई है कल, एफओएमसी की रिपोर्ट है, उन दोनों को हमने आपस में लिंक करके आज मॉर्निंग के वीडियो में अपलोड किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। देखो दोनों की इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे इकोनॉमी फॉल कर रही है, यहाँ पे जॉबलेस क्लेम, तो इकोनॉमी तो ऊपर को जा ही नहीं रही है। तो ट्रंप साहब का तो फिर वो क्या है, बैंड बाजा ही हुआ ना। अब आइए आप, जर्मन का पीएमआई का इंडेक्स आता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। देखो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको डाल रहा हूँ, आपको समझना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि यही ग्लोबल मार्केट को डिटरमिन करेगा और इंडिया की भी। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कुछ नहीं होता है, ये 250 कंपनीज लेते हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं उनका डाटा इकट्ठा करते हैं, और ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल, ये डाटा भी इनका था, और ये फेडरल रिजर्व का डाटा था, ये डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का डाटा था, और इस पर्टिकुलर डाटा को दिया स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल ने, जो कि हमारा बीएससी का सेंसेक्स है वो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ही उसको ऑपरेट करती है मुंबई के अंदर। तो बहुत शानदार फर्म है ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। तो अब हम इसमें देखेंगे, फोरकास्ट था 45.4 का, किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है जर्मनी की। प्रीवियस था 45 और आया कितना 46.1, मतलब पॉजिटिव में इसने, किसका है ये, मैन्युफैक्चरिंग का। तो जर्मन की जो इकोनॉमी है उसने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। अमेरिका की आप देखिए भी नेगेटिव में जा रही है, मतलब वहाँ अच्छा डाटा नहीं आया जनवरी महीने का, लेकिन यहाँ पे डाटा जर्मनी में अच्छा डाटा आया है। सर्विसेज में वो फॉल कर गए, सर्विसेज में उनका आ गया 52.2 आना चाहिए था, 52.4, पिछला था 52.5, इसके आसपास वो होबर कर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा जो जर्मनी है वो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जर्मनी को एक प्रॉब्लम भी होने वाली है, एक उसके लिए गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ऐसी है कि जो टेस्ला है, टेस्ला अपनी ईवी की जो मैन्युफैक्चरिंग है, ईवी की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है, कहाँ पे, जर्मनी के अंदर इसकी ईवी की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, और यहाँ से सप्लाई होगी वो इंडिया को। ये अप्रोक्सीमेटली एग्रीमेंट कर लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, ये बस बाहर आना बाकी है, इसकी रूमर्स आ चुकी हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ बढ़ेंगी। और दूसरा, जो यूएस में गाड़ियाँ आती हैं जर्मनी से, उसके ऊपर ट्रंप साहब बोल रहे हैं मैं 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा। तो जर्मनी के लिए अगर बेनिफिट है तो साथ में नुकसान भी है। ऑटो इंडेक्स पे आगे आऊंगा मैं, उस पर दोबारा आएंगे हम। तो जर्मनी का एक मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स पॉजिटिव है और एक उनका सर्विस इंडेक्स जो है वो नेगेटिव के अंदर है। अब आइए, अब जापान की कोर कंज्यूमर प्राइस, ये क्या है, उसका इन्फ्लेशन का डाटा। पिछला 3% था, फोरकास्ट 3.1 का था, राइज होके ये पहुंच गया। तो इन्फ्लेशन जो है जापान के अंदर इंक्रीज होगी। ये जापान को मैं क्यों लेके आया हूँ, इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यूएसए, दूसरे नंबर पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चाइना, और तीसरे नंबर के ऊपर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जापान, हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए।
तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। अब मैं इसका आपको बता रहा हूँ, जो जापान के एफआईआईज हैं वो भारत में तब आएंगे जब इंटरेस्ट रेट जो है जापान में बैंक ऑफ जापान कम करेगा। तो बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट क्यों कम करेगा? जब इन्फ्लेशन ही राइज हो रही है। इन्फ्लेशन हाई होगी तो इंटरेस्ट, याद रखिएगा आप, इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। सीधा फॉर्मूला है इसका। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अगर इन्फ्लेशन राइज करेगी तो वो इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। तो इन दोनों का ये जो नंबर है यहाँ पे 3.2, ये राइज आ गया तो इंटरेस्ट रेट की संभावनाएं कम है। तो इंटरेस्ट रेट अगर वहां पे कम हो रहा है तो एफआईआईज वहां के इमर्जिंग मार्केट में पैसा कम लेके आएंगे। तो इंडिया क्या है? इमर्जिंग मार्केट है। तो अमेरिका से भी हमारे यहाँ पैसा नहीं आ रहा है, जापान से पैसा नहीं आ रहा है, तो एफआईआईज क्या करेंगे? फिर हमारी मार्केट ऊपर कैसे जाओगी? आप कितना का सिप कर लेंगे? क्योंकि जो मेजर कंपोनेंट है वो एफआईआईज का है। ये सारा डाटा जो मैं आप लोगों को करवाता हूँ ना, ये सारा डाटा मैं आपको इसलिए करवाता हूँ, ये डायरेक्टली लिंक करता है एफआईआईज के साथ। और आप देखते हैं कि एफआईआई की वजह से हमारे मार्केट की ये हाल है। इसीलिए मैं ये सारे फैक्टर लेके आता हूँ हर रोज, तो इनको ध्यान से समझिए। अब आते हैं हम इंडिया की जो मार्केट की परफॉर्मेंस है, वो नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव। तो आज जो मार्केट है वो नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ बंद होती है, और उसके पीछे जो मेन रीजन है वो सारे रीजन इंटरनेशनल हैं। ऑल रीजंस आर इंटरनेशनल रीजंस। और कुछ एक रिपोर्ट्स है, तो देखिए, इंटरनेशनल नंबर 1 रीजन एफआईआई शिफ्ट टुवर्ड चाइना एलोकेशंस। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी चल रहा है, ये वाली टर्म बहुत ज्यादा वायरल है, सेल इंडिया एंड बाई चाइना। ये इस वक्त जो है एफआईआई के लिए एक बहुत ही फेमस कोट है आजकल। अब चाइना का और इंडिया का इंडेक्स पिछले 5 महीनों में, 5 मंथ्स में, इंडिया का इंडेक्स जो है निफ्टी वो 10% के करीब गिरा है। स्मॉल कैप 20% के करीब गिरे हैं, मिड कैप 17% के करीब गिरे हैं। ये सब माइनस में है। चाइना का जो इंडिसेस है वो 32% और मेनली हांगकांग का, और आज को मिला के तो वो पहुंच गया ना 40%। जिस तरह से वो मैसिव इंक्रीज है, आऊंगा उसके ऊपर, मैं चार्ट लेके आया हूँ हांगकांग का आज आपके लिए। तो अब आप लोगों को, जो मुझे सुन रहे हैं, जो हिमालयन पोर्टफोलियो है ना आपका पोर्टफोलियो, उस पोर्टफोलियो के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है ग्रेटर चाइना ईटीएफ में और ग्रेटर चाइना फंड के अंदर। आपके पास जो भी ब्रोकर है, जिसकी भी ऐप है आपके पास, जो भी कंप्यूटर के ऊपर आपने जहां अकाउंट खोला हुआ है, वहां पे आप ग्रेटर चाइना ईटीएफ और फंड डालिए। लेकिन याद रखिएगा, आपको खरीदना कैसे है? खरीदने का वही रूल है, आरएसआई, ये आरएसआई, और इस आरएसआई के साथ बाई और सेल कैसे करना है। आज मैं आपको बिटकॉइन को भी बताऊंगा कि बिटकॉइन को खरीदने का सही तरीका क्या होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं आप, लीगल इन्वेस्टमेंट, कोई लीगल तरीका नहीं जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है। तो इसको यूज करके इन दोनों फंड्स में आपको जाना है, क्योंकि आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेंगे अपने फंड। क्योंकि यहाँ से, इंडिया से अब कहाँ जा रहे हैं वो सारे के सारे, वो सारे हांगकांग और चाइना की तरफ जा रहे हैं। तो क्यों ना हम भी इन्वेस्ट करें। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिमालयन कैपिटल जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हिमालयन कैपिटल के ज़रिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट आर्म है, इसके ज़रिए हम यूएस मार्केट में हमारा बहुत बड़ा एक्सपोजर है। उसके बाद अब हम सिस्टेमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रेटर चाइना एंड मेनली हांगकांग के अंदर, क्योंकि हमारा डाटा कहता है बहुत क्लियरली कि इस तरफ अगर एफआईआई जाएंगे तो ये मार्केट बढ़ेंगी। आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी है, डाइवर्सिफिकेशन। ये संडे को मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें, आप लोगों को ना, हिमालयन पोर्टफोलियो, जिसके ऊपर हमने बुक भी हमारी बिल्कुल तैयार है,
वो पब्लिश होने वाली है, आपको उसका लिंक भी हम यहाँ पे डालेंगे। हिमालयन पोर्टफोलियो कैसे बनता है इसका वीडियो ज़रूर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो आप लोग जो भी आपके पास ऐप हो उसमें चाइना और ग्रेटर चाइना फंड डालिए आप, या ETF डालिए, जो अवेलेबल है आपके उसमें, बस वही RSI का ये बेसिक प्रिंसिपल इस्तेमाल करिए। और उसके बाद आप एक मैसिव इन्वेस्टमेंट, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, और ये देखिए, ये आपके लिए मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है। जहां मर्जी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए आप, यही फॉर्मूला चलेगा। 500 रुपये से लेके आपका 5 करोड़ रुपए तक। और ये हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, ICE इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय I बियरिश। और आज के दिन, टुडे, आज आपकी बाइंग होनी चाहिए थी स्टॉक मार्केट के अंदर। आप हमें ईमेल करके बताइए कि आपने बाई किया। हम नहीं आपको बोल रहे हैं कि आप क्या बाई करिए, वो टिप्स हम देते ही नहीं है, वो हमारा डोमेन ही नहीं है। हम तो आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताते हैं, बाकी तो आपको खुद करना है। तो आप आज, क्योंकि आज कौन सा दिन था, बियरिश, तो आज ये फॉर्मूला अप्लाई होना था। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक टाइम्स मार्केट। ये हम सिर्फ एजुकेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स को बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। आपको कभी वक्त मिले, एक तो आप हमारे व्लॉग को सुनिए, आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमने कवर किया है। ये हम ET मार्केट से लेके आए हैं। देखो आप, ट्रेलिंग 12 मंथ, TTM, ट्रेलिंग 12 मंथ, पिछले 12 मंथ्स की 8 PE है, 5 ईयर एवरेज PE 16 है, और ये फॉल कर चुका है कितना, 42%। और कौन है ये, टाटा मोटर। आज भी गिरा बहुत बुरी तरह से, बहुत ही शानदार स्टॉक है, लेकिन अब ये आ गया है क्रॉस फायर के अंदर। कैसी क्रॉस फायर के अंदर आ गया है ये जो क्रॉस फायर है, ये है टेस्ला की। गवर्नमेंट क्या बोल रही है हमारी, कि हम 110% टैरिफ लगाते थे, इंडिया लगाता था। याद रखिए आप, ट्रंप साहब ना 100% गलत नहीं बोल रहे हैं, उनकी बहुत सारी बातें सही भी हैं। अब मान लीजिए 5 लाख रुपए की गाड़ी आ रही है, 5 लाख रुपए की गाड़ी बन रही है अमेरिका में, 110% लगा दिए तो 11 लाख रुपए तो सीधे ही होगी ये, तो क्या कंपीट। और हमारी टाटा की 8 लाख रुपए की थी यहाँ, तो ये बिक जाएगी। अब हम 15% का टैरिफ कर रहे हैं, तो ये कितने की हो जाएगी, 5,75,000 की। और टाटा की कितनी है, 8 लाख रुपए की। तो लोग कौन सी गाड़ी खरीदेंगे, जो अब अमेरिका से इंपोर्ट होके आएगी। ये है इसका सीधा प्रिंसिपल। इसीलिए आज ऑटो इंडेक्स बहुत बुरी तरह से गिरा है। आपको अगर हमारे ये व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए हिमालय स्टॉक गुरुकुल को, लाइक करिए, इसको शेयर करिए लोगों के साथ। अब आप इस वीडियो के ऊपर आते हैं। ये मैंने आपको लिस्ट बता दी है, ये बहुत स्टॉक है। अगर आपको 2 या 3 स्टॉक मिल जाए ना आपकी ज़िंदगी में, तो वो आपकी लाइफ को पलट सकते हैं। तो ये तो इतनी बड़ी लिस्ट है। ये निफ्टी 50 से लेके आए हैं हम, लार्ज कैप के स्टॉक हैं। जो आपको ठीक लग रहा है, हमारे वीडियोस आप देखिए PE वाले, और इन यहाँ से स्टॉक उठाइए। सेक्टर मैंने बता रखा है कि कौन कौन से फ्यूचरिस्टिक चलेंगे, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, तो उसको अप्लाई करिए। और यहाँ पे PE को लेके मैंने आपको क्या समझाई हुई है कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट आपको सीधा समझाया हुआ है। PE इट मस्ट बी लेस देन 25 एंड ग्रेटर देन 0, और जितनी 0 के नज़दीक होगी, तो आज की डेट में वो जितना कम होगा, ये देखो ये 8 है BPCL, ये 8 है टाटा मोटर, अदानी, इनसे बच के रहिए इन स्टॉक से। इंडसलैंड बैंक 11 के करीब इसका है। नीचे आइए आप, रिलायंस इंडस्ट्री 24, वन ऑफ द फाइनेस्ट, इसके ऊपर हमने व्लॉग बनाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर, उस व्लॉग को देखिए आप जाके। SBI नंबर, मतलब इससे शानदार कोई बैंक नहीं हो सकता। SBI वंडरफुल बैंक, जहां मर्जी आप देखिए हर तरफ मिलते हैं, और हमारे अपनी सरकार का बैंक है, तो हमारे लिए और प्राउड की मोमेंट है ये। हिंडाल्को 10 के ऊपर, एल्यूमिनियम का बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, देखो कितने बार्गेन प्राइस पे मिल रहा है आपको। डॉक्टर रेड्डी लैब 18 के ऊपर, जो आप कभी सोच नहीं सकते थे। तो इस तरह से इन सब को स्टडी करिए आप, और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी बाइंग करिए मार्केट के अंदर।
बियरिश डे जो फॉर्मूला मैंने बताया उसको फॉलो करिए आप। अब आइए आप, इंडिया के पीएमआई की आज रिपोर्ट आई है और इंडिया का जो पीएमआई का इंडेक्स है वो भी कोई बहुत शानदार नहीं आया है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है 57.7 था दिसंबर में, जनवरी में 57.1 आया, तो इससे ये थोड़ा फॉल किया। तो मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की फॉल है मैन्युफैक्चरिंग में, और दिख रहा है मार्केट गिर रही है। और ये भी देखिए स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल की तरफ से आया है, तो जो अमेरिका का बना रही है, यूरोप का बना रही है, जर्मनी का बना रही है, भारत का भी बनाते हैं, ये चाइना का भी बनाते हैं, हमेशा हम आपसे डिस्कस करेंगे। सर्विस सेक्टर का, सर्विस सेक्टर 56.5 था, 61.1 आया है, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। तो सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है इंडिया में वो पॉजिटिव ग्रोथ होने वाली है। तो यहाँ पे, और ये देखिए आप, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में फॉल देखिए आप, यहाँ पे हम फॉल कर रहे हैं, और इसने आना ही था ना। आपने Q3 के रिजल्ट देखे हैं कॉर्पोरेट, हमारे 70% स्मॉल कैप के नेगेटिव में आए हैं, मतलब गिरे हैं, वो उस तरह माइनस में नहीं है पर फॉल हुआ उनके अंदर। तो और जीडीपी का नंबर, हमारा इंडिया की जीडीपी वो भी फॉल कर रही है, Q3 हमारी वो भी फॉल कर रही है, हमारी FIIs भारत से फ्लाई कर रहे हैं, हमारा जो रूपी वर्सेस डॉलर है वो भी नेगेटिव में है, गिर रहा है हमारा, एक्सपोर्ट वो भी हमारा फॉल कर रहा है। तो आप देखो स्टॉक मार्केट कहाँ से ऊपर को चली जाएगी। अगर इस सिचुएशन में इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर को जाती ना, तो उसको हम कहते हैं ट्रैप। स्टॉक मार्केट को वैसे बिहेव करना चाहिए जैसे इकोनॉमी बिहेव करती है। इकोनॉमी माइनस में है, स्टॉक मार्केट माइनस में है, तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया की इकोनॉमी इसी तरह से गिरती रहेगी। अगले 3-4 महीनों के बाद इंडिया की मार्केट ऊपर को चढ़ेगी, ये सारे फैक्टर पॉजिटिव में आएंगे, स्टॉक मार्केट जूम करेगी। ये गोल्डन पीरियड है इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है मैंने आपको बार बार समझाया है। तो मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका, वो है ना हेलमेट वाली एड, कि आपका कैपिटल है तो वो आप ही को देखना है। अब आइए आप, एशिया के क्या आज के दिन रहा, जापान ग्रीन में रहा, चाइना बूमिंग, ये देखिए आप, हैंग सेंग 4%, 4%, मैसिव राइज। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, इसके अप्रोक्सीमेटली 4% का, अलीबाबा का कितना, लगभग 15% राइज है अलीबाबा के अंदर। और अलीबाबा, अब आई डोंट नो कि आप कितनों को पता है, अलीबाबा जो है जैक मा ने इस कंपनी को बनाया था, और मैंने पहले भी आपको बताया है 20 टाइम इन्होंने अप्लाई किया था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए। इनको 20 बार रिजेक्ट किया गया था कि ना आप में कैलिबर है, ना आप में IQ है, ना आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं खुद को। लेकिन उसके बाद इन्होंने इस सबसे शानदार कंपनी बनाई अलीबाबा। इट इज एब्सोल्युटली लाइक अमेज़न। इन्होंने पिछले क्वार्टर का इनका डाटा आया है और $33 बिलियन का इन्होंने प्रॉफिट वहां पे कमाया है। इसकी जो न्यूज़ है वो मैसिवली मार्केट को बहुत शानदार लगी, और इसके साथ जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है वो है डीप सीक एक AI का मॉडल है, और चाइना में AI के ऊपर बहुत मैसिवली इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो जो FIIs हैं उनको लग रहा है कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है, जो US की AI है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो FIIs जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने अब अपना जो रुख है, जितने FII टेक में इन्वेस्ट करने वाले हैं, हम भी हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, और इसीलिए हम भी हांगकांग में इन्वेस्टमेंट हैंग सेंग के अंदर, इंडेक्स के अंदर हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि चाइना में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है वो बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ता और बहुत ही इफेक्टिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। अमेरिका का बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन वो बहुत महंगा है। तो इसीलिए ये जो अब दोनों इंडिसेस हैं आज बुरी तरह से
ऊपर को राइज किए, 15% ये राइज किया, और ये देखिए आप 4% के करीब इंडेक्स राइज किया, जो अपने आप में पिछले 2 साल में एक रिकॉर्ड है हांगकांग के अंदर। तो ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी जो इंडिया में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, पर इंडिया में इसलिए नहीं हुई कि इंडिया से FIIs निकल रहे हैं और चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। विक्स हमारा देखिए ये लो वोलेटिलिटी जोन के अंदर है, लो वोलेटिलिटी जोन। लो वोलेटिलिटी जोन का मीनिंग है कि ना स्टॉक मार्केट मैसिवली ऊपर जाएगी ना मैसिवली। आप आज होगी है मंडे को वो 50, 0.50, 0.60 ये ऊपर जा सकती है, तो वहीं के वहीं रही, कहीं भी नहीं गई मार्केट। तो ये कहाँ से लग रहा है हमें पता, हमें इस विक्स से ये पता चल रहा है। आज तो ये फॉल किया, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी, मार्केट साइडवाइज जोन के अंदर रहेगी। डॉलर जो है आज की डेट में मजबूत हुआ, ये देखिए ग्रीन, कल जो है रेड था, ये ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि रेड क्या है, इंडियन रूपी रेड है, रूपी गिरा है। ये देखो पिछला बंद हुआ था 86.46 पैसा पे और 69 पैसा के ऊपर, तो ये क्या हुआ, राइज किया यहाँ पे। और ये जो DXY वाला हमारा वीलॉग है उसको आप ज़रूर देखिएगा जाके। तो आज की डेट में, और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो US में FIIs को बॉन्ड के प्राइसेस, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट हाई मिल रही है, तो सारा पैसा वहाँ जा रहा है और डॉलर की डिमांड वहाँ पे बढ़ रही है। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मॉर्निंग में निफ्टी खुलता है और बिल्कुल नीचे जाता है, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर, ऊपर नीचे, और यहाँ और लास्ट में डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ बंद होता है और मार्केट 117 पॉइंट नीचे जाती है। तो अब मार्केट को एक इसका रेजिस्टेंस लेवल था, इट वाज 800, ये लेवल, इसको सॉरी इट वाज सपोर्ट लेवल, ये सपोर्ट थी, इसने सपोर्ट तोड़ दी। अब मार्केट मंडे को और भी नीचे चली जाए तो कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है ना, टेक्निकल इंडिकेटर्स, तो टेक्निकल एनालिसिस हमें बता रहा है कि 22,800 के ऊपर सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट। अगर यहाँ पे सपोर्ट टूटी तो होगा क्या कि 800 के ऊपर यहाँ पे आएंगे एल्गो ट्रेडर्स, यहाँ पे आएंगे एल्गो ट्रेडर्स। लोगों ने अपने सिस्टम में एंट्री डाली होगी कि यहाँ पर अगर 800 आया ना तो सेल करो आप, और तो 800 से नीचे आना। अब जो अगली इसकी सपोर्ट बताई जा रही है, जो टेक्निकल फिबोनाची लेवल से निकलती है, करवाएंगे आपको ये भी लॉग भी, फिबोनाची क्या होता है। तो ये बता रहे हैं अब सपोर्ट लेवल आ गया है 22,500 पे, जितना वो नीचे आएगा सपोर्ट लेवल और नीचे आता जाएगा। पहले रेजिस्टेंस लेवल कितना था, 23,150, अब उन्होंने रेजिस्टेंस लेवल को बोल दिया है ये आएगा 23,100। ये टेक्निकल जो इंडिकेटर्स है ये फुल प्रूफ नहीं होते, याद रखिए आपको, ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाले जाते हैं। इसीलिए जो टेक्निकल एनालिसिस है वो मशीन्स निकालती हैं आजकल, और वो बहुत एक्यूरेट होता है, लेकिन उसमें जो बेसिक डाटा है वो कोई न्यूटन की थियरी की तरह नहीं है, आइंस्टाइन की थियरी की तरह नहीं है, वो बहुत डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है। कभी जब मैं इसकी डेप्थ में आपको लेकर चलूँगा वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप मानिए 22,500 सपोर्ट का लेवल है और 23,000 जो है आपको रेजिस्टेंस का लेवल है, तो बीच में फ्लक्चुएट करेगी मार्केट, ये हमें दिख रहा है। ये देखिए यही आज BSE सेंसेक्स को हुआ, और BSE सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, सबसे बड़ा निफ्टी ऑटो, ये इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरा, इसको एनालाइज करेंगे हम आगे चल के। अब यहां पे देखिए JSW एनर्जी और L&T टेक्नोलॉजी, इन दोनों स्टॉक्स ने इस मार्केट में भी, और JSW तो बूमिंग ऊपर को जा रही है और बहुत अच्छी कंपनी है ये, एक्सीलेंट कंपनी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, या तो आप पूरी हमारी स्टडी को डेप्थ में समझिए, फिर आपकी मर्जी आपको खरीदना नहीं खरीदना। मॉर्गन स्टैनली ने बोला है, यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि ओवरवेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है किसको, JSW एनर्जी को।
कि हम ओवरवेट है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। और जब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, इनके पास पूरा डाटा होता है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये एनालाइज करती हैं मार्केट को, रिपोर्ट देती हैं स्टॉक के ऊपर। तो इनकी JSW एनर्जी के ऊपर, और जब से इनकी रिपोर्ट आई है, ये पिछले कम से कम 5 वर्किंग डेज से ऊपर को इंक्रीज, वर्किंग डे मतलब स्टॉक मार्केट वर्किंग डेज, ये ऊपर को चल रहा है। L&T टेक्नोलॉजी के ऊपर मैक्वायरी बहुत अच्छी अमेरिका की फर्म है, इसकी रिपोर्ट आई है आउट परफॉर्म। देखो 2 रिपोर्ट्स आई, एक 6% से ऊपर राइज किया, एक लगभग 4% के करीब। तो दोनों ही JSW एनर्जी बहुत शानदार, एंड L&T टेक्नोलॉजीज, ये लार्सन एंड टूब्रो जो है उन्हीं की कंपनी है। दोनों एक्सेलेंट कंपनीज हैं, दोनों की आउट परफॉर्म की रिपोर्ट है इस बियरिश मार्केट में। बहुत अच्छी कंपनीज हैं, इनको आप स्टडी करिए, और खरीदना नहीं खरीदना वो आपको देखना है, लेकिन आज इनका राइज इस पर्सपेक्टिव में हुआ था। क्रूड ऑयल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कल भी बोला था आपको कि ये गिरेगा, आज गिरा, फॉल किया, ये नीचे को फॉल किया। दोनों इंडिसेस देखिए आप, एक WPI का इंडिसेस होता है, एक ब्रेंट क्रूड होता है, दोनों ये ब्रेंट क्रूड, दोनों नीचे को फॉल किए हैं। फॉल करने का रीजन, ये रिपोर्ट आई, ये पिछली रात को जब अमेरिका में दिन था तब ये रिपोर्ट आती है, US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी रिपोर्ट है ये। और देखिए 3 बुल्स हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, US क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज, क्या होता है इन्वेंटरीज? जब कोई कंपनी सामान बना देती है और उसके स्टोर हाउस में वो पड़ा होता है, जो कंपनी बना रही है उसके स्टोर में कितनी इन्वेंटरीज हैं, कितना सामान पड़ा है, उसको कहते हैं। अब देखिए अमेरिका में दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल है, जो रिजर्व अब तक एस्टिमेट किया गया है सबसे ज़्यादा अमेरिका में, उसको शैलो ऑयल कहा जाता है। करेंगे इस कॉन्सेप्ट को किसी दिन एक्सप्लेन आपको, उसको बहुत लंबे टाइम में, जब मैं ओपेक को करूंगा, जिस दिन हमने ओपेक का पूरा वीलॉग करेंगे ना, उसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो अमेरिकन जो ऑयल है 4 मिलियन बैरल्स, एक बैरल में 155 लीटर होता है, याद रखिएगा आप। तो 4 मिलियन बैरल जो है इनके पास प्रीवियस था, फोरकास्ट था कि 3.2 मिलियन बैरल स्टोर में होगा, 800 मिलियन बैरल जो है वो बिक जाएगा। वो नहीं बिका, वो उनका जो स्टोर है अमेरिका का वहाँ 4.6 मिलियन बैरल हो गया, उल्टा बढ़ गया वहाँ स्टोर। ऑयल वहाँ पे बहुत ज़्यादा, अब ऑयल स्टोर है, बिका क्यों नहीं है? क्योंकि जो मार्केट में क्रूड की जो डिमांड है, क्रूड की डिमांड डिक्रीज हो गई है। आपने PMI देखा ना, PMI देखे आपने मैन्युफैक्चरिंग के ज़्यादातर के वो फॉल कर रहे हैं। जब कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग ही फॉल कर रही है तो क्रूड ऑयल तो ऑब्वियसली फॉल, फिर उनको कम ज़रूरत पड़ेगी ना। तो वहाँ वो जो मर्जी बोले और बढ़ाते रहे। डोनाल्ड J. ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं, मतलब मुझे तो ये नहीं समझ आता कि उनका कोई इकोनॉमिक एडवाइज़र है। मैं सीरियसली ये बता रहा हूँ कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, DJ ट्रंप साहब को कम से कम हमारी एडवाइस तो सुने। हम उनको कभी गलत एडवाइस नहीं देंगे, डाटा पे एडवाइस देंगे। उनको पता नहीं कौन वहाँ एडवाइस दे रहा है कि खूब सारी ड्रिलिंग करो। और एक तो टर्म वहाँ पे बड़ी बड़ी फेमस हुई है, ड्रिल बेबी ड्रिल। ट्रंप साहब ने अपनी कैंपेन में बोला था कि मैं बहुत सारा ऑयल जो है हम निकालेंगे। चलो जी, आपने निकाल लिया, हालांकि उससे क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, पर वो सुनने को तैयार नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सारा तेल वो निकाल रहे हैं, अभी निकालेंगे। उन्होंने ऑर्डर पास किया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कि निकालो। इन्वेंट्री यहाँ पे दुनिया जहाँ की आपके पास सरप्लस, आप निकालते रहो तेल। अगर एक्स्ट्रा ऑयल स्टोर्स में होगा, आप हमेशा याद रखिए, जो ऑयल प्रोडक्शन को ट्रैक किया जाता है, ऑयल टैंकर को ट्रैक किया जाता है, ऑयल पाइपलाइन को ट्रैक किया जाता है, पाइपलाइन को, फिर क्रूड में इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये ट्रैकिंग होगी कि आपके स्टोर में कितना पड़ा हुआ है।
हमें टैंकर्स का पता है, पूरे डाटा आता है उसका पूरे वर्ल्ड का। हमको पाइपलाइंस का भी पता है, पाइपलाइंस में कितनी सप्लाई आ रही है। तो जब मार्केट को पता चल गया कि भी सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है, सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, प्राइसेस कम होंगे। ये देखो आप यहाँ पे फॉल कर रहे हैं प्राइसेस, और फॉल करेंगे क्रूड के प्राइसेस। और मैंने आपको कल भी समझाया था हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग में, हिमालयन बास्केट जो इन्वेस्टिंग है हमारी, उसमें जो क्रूड है वो 2 से 3%, क्रूड ऑयल में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 2 से 3%। जब भी ये $60 के आसपास आएगा क्रूड ऑयल का प्राइस, और RSI इसकी 30 से नीचे आएगी, तो आपको क्रूड ऑयल में ज़रूर इन्वेस्ट करना है। वो कैसे करना है वो डिटेल में हम आपको एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरे और बहुत बुरी तरह से गिरेंगे हैं, क्योंकि जो डाटा आया है यूएस एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन का वो बहुत ही डिस्करेजिंग है। तो ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं यहाँ? वो क्रूड ऑयल को, उनकी कोई और फिलॉसफी है, मार्केट का बिहेवियर कुछ और है। अब आगे आगे देखते जाइए आप। वो है ना, अभी नई नई दुल्हन होती है ना, जब उसके बड़े नखरे होते हैं, तो अभी नखरे हैं ट्रंप साहब के। जब वो हकीकत देखेंगे ना, मार्केट की हकीकत, तब उनको समझ आएगा कि वो कितने गलत डिसीजन ले रहे हैं। बहुत सारे डिसीजन उनके बहुत अच्छे भी हैं, सारे गलत नहीं हैं। अब आइए यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो मैं आपके लिए एक चार्ट लेके आया हूँ, हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल। उसमें तो हम डालेंगे ही डालेंगे, पर एक हल्की सी इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ, क्योंकि हिमालय स्टॉक गुरुकुल ये हमारा सबसे पहला चैनल है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ इंट्रोडक्शन मिलनी चाहिए। देखो आप, ये मैं बिटकॉइन का चार्ट लेके आया हूँ आपके लिए। यहाँ से शुरू करते हैं जी 2020 से। 2020 से ज़्यादा अच्छा कलर कौन लगेगा यहाँ पे? रेड को करते हैं इस्तेमाल। 2020 में यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसका जो प्राइस था समवेयर अराउंड, ये देखिए आप, यहाँ से इस प्राइस को देखिए, $5000। कहाँ तक गया ये? हाईएस्ट पॉइंट इसका यहाँ तक था, $1,10,000 तक। $5000 करो मल्टीप्लाई, कितना हुआ? 22 टाइम्स। कि अगर आपने यहाँ पे 5,000 रुपये लगाए होते तो 1,10,000 रुपये आपके बनते। टाइम कितना था आपको? 2020 से लेके 2025 में 22 गुना। तो कोई एसेट नहीं बढ़ता दुनिया में, ना कभी बढ़ सकता है। ये बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ से देखिए बिटकॉइन यहाँ से राइज होता है, ये मैंने आपको बनाई है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ये राइज करता है यहाँ तक, फिर ये फॉल करती है ट्रेंड लाइन, फिर यहाँ से ये दोबारा राइज करता है, उसी लेवल को टेस्ट करता है, फिर यहाँ से फिर दोबारा आता है, और कहाँ पे है देखो आप, $15,000 पे। और यहाँ इसका हाईएस्ट पॉइंट कितना था? अप्रोक्सीमेटली 17,000। 5,000 से गया $17,000, 17,000 से फिर गिरा एक तो लेवल इसका ये आया 30,000, 50% से ज़्यादा। फिर अपने इस हाईएस्ट लेवल से ये देखो आप $15,000 पे, लेकिन अगर आपने $5,000 पे लिया होता तभी 3 गुना तो आपका है ही ना यहाँ। फिर ये बूम देखिए आप इसका यहाँ, फिर ये दोबारा $17,000 पहुँचता है, फिर काफ़ी टाइम के लिए, ये देखो टाइम आप 24 से लेके 7-8 महीनों तक कंसोलिडेट करती है ये मार्केट। इसको मैं दोबारा आपको क्लियर करके बताता हूँ। इसको ऐसे लेते हैं, ये इसका कंसोलिडेशन जोन है यहाँ पे। ये देखिए आप यहाँ पे 7-8 महीनों में 7 to 8 मंथ यहाँ पे कंसोलिडेट होता है। फिर वो यहाँ से जूम करके ऊपर जाता है 110 के जोन के ऊपर, और अब वो नीचे गिरा है, अब इस जोन के अंदर है। अब इसी जोन में ये रहेगा, या तो याद रखिए आप, ये जो अब आपको क्या है, पास्ट तो सारे दिखा देते हैं ना आपको, हम इसको जरा फ्यूचर में देखते हैं। बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा आप। ये है फ्यूचर की लाइन जो मैंने बनाई है यहाँ पे। ये देखिए 2026 जुलाई 2026 तक हम चलते हैं, करीब 12-14 महीने में आगे क्या होने वाला है। या तो ये ऐसे जाएगा, पर ये देखिए क्या इतने लंबे समय के लिए रहा ये कभी? तो ऐसे कभी भी नहीं जाएगी ये मार्केट। हम अगर पास्ट डाटा है इसका, इसको स्टडी करें तो ये इस तरह से बिल्कुल बिहेव नहीं करेगा। तो पहली वाली ये कंडीशंस जो स्टॉक्स में चलती है वो बिटकॉइन में नहीं चलेगी, क्रिप्टो में नहीं चलेगा ये फॉर्मूला।
जो स्टॉक एक्सचेंज में चलाया जाता है। यहाँ से या तो इस लाइन को तोड़े गए तो ऐसे आएगा कहीं नीचे यहाँ, और फिर वो जूम करके यहाँ को जाएगा इस जोन में। तो आज की डेट में यहाँ पे आपको इसको बाई नहीं करना है इस जोन में आके, क्योंकि RSI लेवल इसका 55 और 60 के बीच में है। मैंने आपको हमेशा क्या बताया है, डेली RSI आना चाहिए, डे के ऊपर सेट करना है आपको इसको। ये देखिए ट्रेडिंग व्यू का जो सॉफ्टवेयर है, आप उसको डाउनलोड करिए, फ्री वाला वर्जन इस्तेमाल करिए, अच्छा लगता है फिर आप पेड उसको खरीदिए। और हम कोई स्पॉन्सर नहीं है इसके, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए। तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लगता है कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिससे हम आपको सिखा रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको बताएं। इस तरह से जब भी RSI 30 के आसपास आएगा, आपको इस एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी है और वो बहुत ज़रूरी है। और हमारा एक वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी, प्रॉबेबली संडे को अपलोड करेंगे। 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट से 100 करोड़ रुपए कैसे बनेंगे, क्या शानदार है ये। 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 100 करोड़ रुपए कैसे बनते हैं, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट कैसी है, अब ये आपके लिए सरप्राइज है। तो आपको ये वाला जो वीलॉग है ना, हमारा ये वाला वीडियो लॉग जो आने वाला है, वो ज़रूर देखना है और इस फॉर्मूले को ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो देखिए कैसे आप 100 रुपए से 100 करोड़ रुपए बना सकते हैं। उस वीलॉग के में हम पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने की हुई है, हर एक एसेट हमने उसमें बताया हुआ है, कैसे कैसे करके इन्वेस्टमेंट करनी है। उस इन्वेस्टमेंट में एक मैथमेटिकल मॉडल हमने यहाँ पे बनाया है, हिमालयन मॉडल ऑफ इन्वेस्टिंग और हिमालयन बास्केट ऑफ इन्वेस्टिंग, हिमालयन मॉडल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो इन दोनों को हम इस्तेमाल करेंगे, हिमालयन मॉडल ऑफ इन्वेस्टिंग, हिमालयन बास्केट ऑफ इन्वेस्टिंग। इसके जरिए ₹100 से आप ₹100 करोड़ कैसे बन सकता है, इसको हम मैथमेटिकली आपको पूरा का पूरा समझाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और आपको हमारा ये पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि जैसे ही हम संडे को इसको अपलोड करेंगे, जैसे ही अपलोड होगा, तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन दबाया होगा, वहाँ पे तुरंत आपको नोटिफिकेशन आएगी। तो आई होप आप सारे लोग एक्साइटेड होंगे इसके लिए। अब आइए अब क्लोज करेंगे आज की वीडियो को, जो मैंने आपको बताया था कि मुझको PMI का डाटा देखना है और उसके बाद मुझे FII के डाटा को एनालाइज करना है। हमने यहाँ पे देखिए नेट सेलर रहे 20 फेब को, पिछले कल -3,311 करोड़, और मंथली डाटा है 33,000 करोड़ इन्होंने बेचा है। 5 ट्रेडिंग सेशन है इंडियन स्टॉक मार्केट में, और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को ऐसा लगता है कि 44,000 से 45,000 करोड़ इतना FIIs भारत से विड्रॉ करेंगे। 1 मार्च को इस डाटा को हम दोबारा आपके पास लेके आएंगे। 44,000 से लेके 45,000 के बीच में इतना विड्रॉ होगा, और पिछले महीने कितना हुआ था, 87,000 करोड़, मतलब कम हुआ। ये कम होता जाएगा। तो आप लोग FIIs के डाटा को हमेशा फॉलो करिए। हर रोज मैं इस डाटा को बताता हूं, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, सेल इंडिया एंड बाई चाइना, ये आज की डेट में FIIs के ऊपर चल रहा है। हांगकांग और चाइना के सारे इंडिसेस इसलिए ऊपर बढ़ रहे हैं आज की डेट में। तो ये FIIs देखिए, भारत से एग्जोडस हो रहा है इनका। तो आप लोग इस डाटा को हमें 1 मार्च को देखेंगे कि जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने प्रेडिक्शन की है, जो हमारी प्रेडिक्शन है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल हमारा डाटा एनालिसिस कहता है, डाटा एनालिसिस जो हमने किया है वो ये बता रहा है कि फरवरी 2025 में इंडिया से जो FIIs का एग्जोडस है, एग्जोडस जो फ्लाइट है, वो 44,000 करोड़ से लेके 45,000 करोड़ के आसपास रहेगी। ये हमारा डाटा एनालिसिस कह रहा है। तो देखेंगे 1 मार्च को कि हमारा ये एनालिसिस कैसा है। तो आप लोगों को अगर हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का हमारा ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए।